हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 23 मई के लिए अकाउंटेंसी का एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का। उसी को लेके एक एनपीयू चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड टॉपिक्स को हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एनपीयू है चैप्टर का नाम, टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अकाउंटेंसी का है। तो एनपीयू क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड these organizations are formed for welfare of society। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की जाती हैं। इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, एनपीओ का जो मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। और एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करती हैं, इसीलिए इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की नीड नहीं होती है। नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ना ही इनका कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। Not prepared trading and P&L account, but still they need to prepare financial accounts या financial statement। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करती है, ना ये सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स करती है। इनका मोटिव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के मोटिव से ये वर्क करती हैं। इनकी कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शंस नहीं होते, जिसकी वजह से इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते हैं, ये P&L अकाउंट नहीं बनाते हैं, बट स्टिल इनको कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। इनको बनाना होता है, इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, इनको बैलेंस शीट बनानी होती है। अब रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ये जो बनाते हैं वो कैसा होता है? कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों तरीके के आइटम्स इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, और ये कैश बेसिस पे बनती है। जैसे कि कैश बुक बनाई जाती है, वैसे ही बिल्कुल रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। वो तो आपने बनाना है होगा, 11th क्लास में कई बार बना चुके होंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, कैश बुक, कैश अकाउंट। तो कैश बेसिस पे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, जस्ट लाइक अ कैश बुक। सेकेंड पार्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनको बनाना होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाते हो एक्यूरेट बेसिस पे बनता है, जैसे आप P&L अकाउंट बनाते थे क्लास 12 में, एज इट इज इनको यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है इन केस ऑफ P&L अकाउंट। इसके साथ साथ बैलेंस शीट एज इट इज वही बनानी होती है, बस वहां पे कैपिटल लिखते थे, यहाँ पे भी कैपिटल फंड लिखना है। कैपिटल को बोले दे डू नॉट प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बट प्रिपेयर कैपिटल फंड। इनको यहाँ पे क्या बनाना होता है? कैपिटल फंड बनाना होता है, कैपिटल अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको याद रखना है कि वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटीज नहीं करते हैं, इसलिए उनको ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट नहीं बनाना होता है, बट स्टिल उनको रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश बुक, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट जैसे अकाउंट्स को बनाना होता है। ये तो बात होगी थोड़ी सी थ्योरी की। इसके बाद हम बात करते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। जैसा कि हम लोगों ने बात की, जस्ट लाइक अ कैश बुक रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो उसमें ओपनिंग बैलेंस और कैश एंड बैलेंस बैंक लिखा जाएगा। सब्सक्रिप्शन अगर मिल रहा है तो इधर रिसीव्स जाती है और इधर जाते हैं आपके एक्सपेंसेस। तो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो आपको रिकॉर्ड करना है। जनरल डोनेशन हो गई, सेल्स ऑफ स्क्रैप हो गया, कोई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हो गया, लीगेसी हो गई, लाइफ मेंबरशिप हो गई, एंट्रेंस फीस हो गई। ये सारी चीजें जैसे जैसे पैसा आएगा वो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट होता चला जाएगा, और जैसे जैसे पैसा जाएगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट होता चला जाएगा। जैसे कि आपने वेजेस पेमेंट किया, रेंट पे किया किसी का, सन्डे एक्सपेंसेस होगा, फॉरेनियम फीस आपने किसी को दी, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर किया, अपकीपिंग ऑफ ग्राउंड किया, या कन्वेंस फीस आपने किसी को दी। तो ये सारे के सारे खर्चे होते हैं वो क्रेडिट होंगे, और जितनी भी इनकम्स होगी वो डेबिट होगी। बच्चे इसमें कुछ चीजों की जो जानने की जरूरत है। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में कुछ डाउट रहते हैं कि इसको कैपिटल नेचर का माना जाए या इनकम नेचर का माना जाए। तो मुझे आपको बता दें कि लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल नेचर की कंसीडर की जाती है, क्योंकि वन टाइम पेमेंट होता है। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि एंट्रेंस फीस जो है ये रेवेन्यू नेचर की होती है, कुछ लोग कहते हैं एंट्रेंस फीस जो होती है कैपिटल नेचर की होती है। तो आपको एंट्रेंस फीस के लिए अगर हम आपसे बात करें तो आपको एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करना है, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों का मानना रहता है कि वन टाइम पेमेंट होता है साल में, इसलिए इसको कैपिटल नेचर का मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कई लोगों से हमें मिलता रहता है, वो हर साल हमें इसका पेमेंट मिलता ही मिलता है, इसलिए इसको रेवेन्यू नेचर का माना चाहिए। एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा,
एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाला जाएगा इसको। इसके बाद बच्चे एक आती है ऑनरेरियम फीस। तो ऑनरेरियम फीस क्या होती है, जब हम किसी गेस्ट फैकल्टी के लिए बुलाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने के लिए, किसी और स्पेसिफिक पर्सन के लिए कुछ स्पेशल लेक्चर या सेमिनार के लिए बुलाते हैं, तो उसको जो फीस दी जाती है उसको हम कहते हैं ऑनरेरियम फीस। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं वैल्यू नेचर का माना जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक P&L अकाउंट बनाया जाता है। जैसे आप P&L अकाउंट बनाते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ठीक है, बस क्या होता है इनकम एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट में आप नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। यहाँ पे अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो यहाँ पे सरप्लस लिख देते हैं। और अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, डेफिसिट। वहाँ पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस लिखते थे P&L अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे हमें सरप्लस एंड डेफिसिट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। ये कैपिटल में ऐड और लेस हो जाते हैं कैपिटल फंड में जाके। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें एक आता है डोनेशन। डोनेशन आपको दो तरीके की दी होगी, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। ठीक है, तो स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है कौन सी होती है, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये लायबिलिटी साइड में जाएगी बैलेंस शीट के, और ये कैपिटल नेचर की कंसीडर की जाती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कोई अमाउंट अगर बड़ा आपको मिला है तो आप उसको कैपिटल नेचर का मान लीजिए, अगर कोई अमाउंट छोटा मिला है तो आप उसको रिवेन्यू नेचर का मान लीजिए। इसी के साथ जनरल डोनेशन होती है, जो जनरल पर्पस के लिए आपको रिसीव होती है, रिवेन्यू नेचर की मानी जाती है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में इसको डाला जाएगा। इसके बाद क्या बात आती है कि लीगेसी टर्म आपको पढ़ने के लिए। लीगेसी क्या होती है, जब कोई व्यक्ति मरने से पहले अपनी विल लिख जाता है, वसीयत जिसे आप कहते हैं, तो आपकी लीगेसी कहलाती है। तो अगर ह्यूज अमाउंट में लीगेसी मिल रही है आपको, तो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में रिसीव्ड साइड में जाएगी और उसको कैपिटल नेचर का माना जाएगा और कैपिटल फंड में इसको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट का कोई लीगेसी है तो उसको रिवेन्यू नेचर का माना जाएगा, इनकम साइड में इसको डाल दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं एंडोनमेंट फीस की। तो एंडोनमेंट फीस क्या होती है, कैपिटल रिसीव होती है और लायबिलिटी साइड में जाती है। कोई गिफ्ट टाइप का जो होता है स्पेशल पर्पस के लिए मिलती है, एंडोनमेंट फीस कहलाती है। इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट अगर मेंटेनेंस के लिए दिया गया है तो आपका इनकम साइड में जाएगा, मतलब रेवेन्यू नेचर का कंसीडर किया जाएगा। एंड स्पेशल ग्रांट है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डाला जाएगा, इस कैपिटल फंड में ऐड किया जाएगा, कैपिटल नेचर का माना जाता है। अच्छा, इसके बाद हम कहें सब्सिडी, तो सब्सिडी रेवेन्यू रिसीव्ड मानी जाती है और इसको इनकम साइड में डाला जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ डाला जाएगा, इनकम साइड में। इसके बाद बच्चा आती है बात एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है स्पेशल फंड। स्पेशल फंड क्या होता है, समटाइम्स हम क्या करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो होती है स्पेशल फंड्स मेंटेन करती हैं, लाइक मैच फंड, प्राइज फंड या एनी अदर क्रिकेट फंड। तो इस तरीके के स्पेशल फंड्स जो होती है, जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, उनके स्पेशल फंड्स कहलाते हैं। और इफ सच फंड इन्वेस्टेड एंड इनकम अर्न्ड फ्रॉम सच फंड एडेड टू द रिस्पेक्टिव फंड नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब क्या है, स्पेशल फंड होते हैं जो आप मेंटेन करते हैं स्पेशल पर्पस को। अगर आप उन फंड्स को कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो, और इन्वेस्ट करने पे जो भी पैसा आप अर्न करते हो स्पेशल फंड से, ठीक है, तो इस स्पेशल फंड में ऐड हो जाता है, बजाय इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में क्रेडिट करने के। मतलब आपने अगर कोई फंड लिया बनाया है और उसको आपने री इन्वेस्ट कर दिया है कहीं पे, और इन्वेस्टमेंट पे आपको उससे पैसा, मतलब कि री इन्वेस्टमेंट नहीं, आपने एक फंड बनाया और फंड को इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पैसा लगा दिया, उससे आपको कोई इनकम हुई, तो उस इनकम के लिए आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालेंगे, उस इनकम को आप उसी फंड में ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ अगर कोई खर्चा कर रहे हो आप उस फंड में से, तो उसको भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डाला जाएगा, उसी स्पेशल फंड में से उसको क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, स्पेशल फंड का एक क्वेश्चन हम करेंगे, उससे पहले स्पेशल फंड का फॉर्मेट है उसको समझ लेते हैं। बोले स्पेशल फंड या डोनेशन, उसके लिए फंड बनाया जाता है, बैलेंस शीट में किस तरीके से आपको अमाउंट शो करनी है। अगर कोई प्रीवियस अमाउंट दिया है तो वो लिखना है आपको, कोई और अमाउंट आपको इस फंड से रिलेटेड मिली है तो उसको वो ऐड कर लेनी है। इसके बाद अगर आपने इस फंड का इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा, उससे कोई इनकम हुई है तो उस इनकम को भी इसी फंड के अमाउंट में ऐड कर लेना है।
लास्ट में उसके एक्सपेंसेस को लेस कर देना और बचा हुआ अमाउंट नेट बैलेंस जो होता है जोड़ के और लेस करके बाहर निकाल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको दिखा देना है। ठीक है, बैलेंस प्लस रिसीव प्लस इनकम लेस एक्सपेंसेस, तो नेट बैलेंस जो होगा उसको आपको लायबिलिटी साइड में दिखा देना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। बोले एक कंपनी है जिसका प्राइस फंड है 80,000 रुपए का, 80,000 रुपीज का प्राइस फंड को आपने इन्वेस्ट कर रखा है। 80,000 रुपए का जो भी फंड था आपने उसको इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं लगा दिया है पैसा आपने उठा के। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको हुई है 8,000 रुपए और एक्सपेंसेस हुए हैं इस फंड से 6,000 रुपए। तो इसका आपको ट्रीटमेंट दिखाना है। कैसे दिखाओगे बैलेंस शीट में? एक छोटी सी बैलेंस शीट, लायबिलिटी एंड एसेट्स, प्राइस फंड था 80,000 रुपए का, 80,000 रुपीज लिखोगे। अगर इसी बीच कोई और भी अमाउंट रिसीव हुई है तो इस फंड से रिलेटेड तो आपको ऐड कर देनी है। अब आपने इस फंड को क्या किया, प्राइस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो अब वो क्या हो गया, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो फंड के लिए तो आपकी एसेट्स बन जाती है दूसरी साइड, तो आपको एसेट साइड में लिख देना है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आपको करके लिख देना 80,000 रुपए। जब आपने ये इन्वेस्ट किए तो इन्वेस्ट करने के बाद आपको 8,000 रुपए की इनकम हो रही है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। तो वो जो इनकम होगी वो आपको प्राइस फंड में ऐड कर लेनी है। अब 80,000 का फंड था, 8,000 रुपए की इनकम, 88,000 का फंड हो गया। अब बाद में क्या हुआ, इस फंड से आपने खर्चे किए 6,000 रुपए का खर्चा हुआ, तो प्राइस अवार्ड कितना हो गया, 6,000 रुपए। तो 80,000 प्लस 8,000 इनकम के 88,000 माइनस 6,000 रुपीज जो आपने एक्सपेंस किए हैं उसको इसमें से लेस कर देना है और बची हुई अमाउंट 82,000 रुपए आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा दी जाएगी। तो चल दिस इज ऑल अबाउट सम स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनपीयू। होप सो आपको समझ में आए होंगे और एग्जाम के पर्पज से अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को। क्या पता है इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।